नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों घटनाक्रम काफी तेजी के साथ बदल रहे हैं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष और अंदरूनी खींचतान की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी से जुड़े कई विवादित चेहरों पर जांच एजेंसीज का शिकंजा लगातार कसता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि अब फालता से सामने आया एक और नया मामला सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीबी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने समर्थकों को जुटाकर पुलिस और केंद्रीय बलों के खिलाफ प्रदर्शन किया था और पुलिस हिरासत में मौजूद जहांगीर खान को छुड़ाने की कोशिश की थी। सवाल यह भी है कि क्या बंगाल में सत्ता बदलने के बाद कानून का शिकंजा उन चेहरों तक पहुंच रहा है जो कभी सत्ता के संरक्षण में ताकतवर माने जाते थे? क्या यह केवल कानून की कार्रवाई है या फिर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं? फालता का नाम पिछले कई महीनों से लगातार सुर्खियों में रहा है, कभी चुनावी हिंसा को लेकर, कभी स्थानीय दबदबे को लेकर और कभी टीएमसी के प्रभावशाली नेता रहे जहांगीर खान को लेकर। जहांगीर खान वही चेहरा है जिन्होंने चुनावी मंचों पर खुद को फिल्म पुष्पा के अंदाज में पेश किया था। उनके भाषणों और तेवरों ने उन्हें चर्चा में भी ला दिया था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। जहांगीर खान पर अवैध वसूली, धमकी और अन्य आपराधिक मामलों से जुड़े होने के आरोप जो है वो साफ तौर पर लगते रहे। पुलिस ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए। बाद में उन्हें नेपाल सीमा के पास से साफ तौर पर गिरफ्तार किया गया। जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद फालता में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस का आरोप था कि 16 जून को थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया गया था। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव और तनाव की स्थिति भी बन गई। इसी मामले में अब आपको बता दें कि जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीबी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि हिंसक प्रदर्शन और कानून व्यवस्था प्रभावित करने के आरोपों की जांच लगातार हो रही है। मामले में कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच लगातार बढ़ रही है। लेकिन कहानी सिर्फ फालता तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस कई मोर्चों पर चुनौतियों का लगातार जो है वो सामना कर रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के दौरान कुछ स्थानीय नेताओं ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अपना दबदबा बनाया। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर भी असहमति और गुटबाजी की खबरें सामने आती रही। विपक्ष इसे टीएमसी की कमजोरी लगातार बता रहा है, जबकि पार्टी का नेतृत्व का यह कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी आरोपी को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा। जहांगीर खान की गिरफ्तारी और अब उनकी पत्नी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह कार्रवाई केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है? क्या सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पहले से अधिक सख्त हो गई है? क्या टीएमसी के लिए यह सिर्फ एक कानूनी चुनौती है या राजनीतिक छवि का भी संकट बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल की राजनीति में अब उन नेताओं का दौर खत्म हो रहा है जिनकी पहचान संगठन से ज्यादा स्थानीय दबदबे और विवादों से हमेशा साफ तौर पर जुड़ी रही थी? और अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसियों तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद भी सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि फालता से उठी ये सियासी आंधी अब कोलकाता तक साफ तौर पर जा पहुंची है। सवाल सत्ता, संगठन और कानून तीनों से जुड़ा है और यही है आज के सत्ता का संग्राम का सबसे बड़ा मुद्दा। पुलिस का ऊपर हमला करेगा, सेंट्रल वाहिनी के ऊपर हमला करेगा और थाना में घुस के किसी आसामी को, जो जिहादी आसामी है, जहांगीर खान को बाहर करने के लिए थाना में घुस जाएगा। ऐसे चलेगा क्या? ये तो आगे चलता था जब सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर में जाके आसामी छोड़ा कर लेता था और पुलिस वो चेयर का जो होता है कुर्सी का नीचे में घुस जाता था। ऐसे होता था, बस अब नहीं चलेगा। अब चलता है आइन का, जो है लॉ का शासन चल रहा है यहाँ पर। और वहाँ पर चलता था, तब चलता था शासक का आइन, जहाँ पर सीएम बोलता था इसको छोड़ो, इसको धोड़ो, इसको जाओ, जो कुछ करो। बट अब नहीं होगा। अब आइन नहीं चलेगा, लॉ से चलेगा। वो कहाँ पर कुछ इंटरफेयर नहीं होगा। और हम लोग का जो सीएम है श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने पूरा स्पष्ट बोल दिया है, जो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो ये तोड़फोड़ किया है थाना में और गाड़ी में और पुलिस का सामरिक जो सेंट्रल वाहिनी का ऊपर हमला किया है, सबको अरेस्ट होगा और सबका जो कॉम्पेंसेशन, पुलिस का जो टूटा फूटा हुआ है, पुलिस का गाड़ी और पुलिस का जो गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी जो डैमेज हुआ है, वो सब उसका कॉम्पेंसेशन उसका ऊपर से लेगा। एक सांसद का सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, ये कड़ी तरह से चेक करना पड़ेगा।
एयरपोर्ट पे और अभिषेक बनर्जी जी ने ट्वीट किया उसके हाथ में आर्म्स था। ये नहीं हो सकता, एक एमपी का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कठोर तरीके से देखना पड़ेगा। और दूसरा चीज, मैं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक बात बोलूंगा, अभी वो जहां जहां जा रहे हैं उनके ऑफिस से व्हाट्सएप करके तृणमूल कांग्रेस के छात्रों और युवा 50-100 लड़के लड़कियों को वो हर जगह बुला ले रहे हैं। इन बच्चों का क्या गलती है? क्यों अभिषेक बनर्जी इन बच्चों का अपना ढाल बना रही है? आज उन बच्चों के साथ जो मारामारी हुआ, आज उनके ऊपर भी पुलिस केस होगा, वो जेल जाएंगे। अभिषेक बनर्जी क्यों अपना पीठ बचाने के लिए, खुद को अंडे से बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के छात्रों और युवा के बच्चों को अपना ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? तो फिलहाल अब आगे बढ़ लेते हैं और खास मेहमानों को हम रुक कर लेते हैं। एक बार फिर से मुद्दे पर वापस लौटते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सभी जितने मेहमान स्क्रीन पर उनको लाइए और उनके साथ हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे और जानने की यही कोशिश करेंगे कि अब बंगाल में कानून का राज वाकई में एक बार फिर से स्थापित हो रहा है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके की कार्रवाइयां नहीं देखने को मिली है। ओम प्रकाश सिंह जी है, वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, मैं आपका रुख इसलिए करना चाह रहा हूं पहले क्योंकि सरकार आप ही की बनी है और हाल ही में हमने ये देखा है कि अब कार्रवाइयां बहुत तेजी के साथ की जा रही हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया आप ही की। सबसे पहले नमस्कार। और ये तो निसंदेह रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहिए, हमारे मुख्यमंत्री कहिए, या पार्टी की हमारी विचारधारा ही रही है। हम लोग सेवा करने आए हैं। शासन हमारे लिए एक रास्ता है, माध्यम है, और जो कानून और राष्ट्र के खिलाफ होगा उसे दंडित होना होगा, चाहे वो कोई भी हो। और कानून अपना काम कर रही है। राष्ट्रीय नेशनल एजेंसियां हैं, उन्हें कोई ना माने, कोई हाई कोर्ट ना माने, कोई सीआईडी ना माने, सीबीआई ना माने, पुलिस ना माने, तो ये लोकतंत्र है और संविधान के अनुसार चलेगा। तो उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। किसी भी इसमें कोई अजूबा या आश्चर्य नहीं है। हाँ, ये आश्चर्य जरूर है कि कल तक जो लोग पश्चिम बंगाल पे शासन करते थे, जनता के हक और हकूक की बात करके जो सत्ता में आए थे, उन्होंने जनता को लूटा है। बहुत ऐसे काम किए हैं जो मैंने पूरे विश्व में ऐसा अजूबा था। आप ऐसा बहुत सारे आपके चैनल में आज शेख शाहजहां हो या जो अभी पुष्पा है, इन्होंने तो एक ऐसा तांडव बना कर रखा है जहां लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ था ही नहीं। ममता बनर्जी के रहमो करम पे इन लोगों ने पश्चिम बंगाल को अपनी जागीर बना कर रखा था। उन्हें ये पता चल रहा है कि ये बंगाल है जो कानून नियम के हिसाब से चलेगा। ठीक है द्विवेदी जी, इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कानून तोड़ेंगे और इस तरीके से थानों में जब घुसपैठ करेंगे तो कार्रवाई तो निश्चित है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्रवाई पर? शर्मा जी नमस्कार और हमारे सभी को पैनल साथियों को आदरपूर्वक नमस्कार। देखिए, लॉ ऑफ लैंड तो रहना ही चाहिए और कोई भी सरकार हो उसको जो आईन है, जो संविधान है, उसके तहत ही काम करना चाहिए और करना चाहिए। जो लोग इसके इतर जाते हैं, जो आपको स्वयंभू मान लेते हैं, जो अपने हिटलर शाही और फासीवाद की तरीके से अपने को देश के ऊपर मान के चलते हैं, उनकी परिणति लगभग यही होती है। इसके पहले बंगाल का लंबा इतिहास है। इसके पहले आप देखिए, जब तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही तो उन्होंने भी इसी तरीके से हिंसा और बल का प्रयोग करके सत्ता हासिल करती रही। इसके बाद ममता बनर्जी जी की जो सरकार बनी उसमें भी लगभग स्थितियां यही रही। ममता बनर्जी जी की मैं कमी मानता हूं और उनका जो सांगठनिक जो ढांचा था उसमें निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा पेच थे, वो अब सामने दिख रहे हैं। वो इतनी ऑटोक्रेटिक लेडी रही हैं कि कभी भी उन्होंने किसी साथी को साथ लेके नहीं चले, किसी विचारधारा के साथ लेके नहीं चली। कोई विचारधारा तृणमूल कांग्रेस की वहां नहीं थी। अगर विचारधारा के साथ अगर तो टीएमसी में अभी जब हाल ही में टूट देखने को मिली तो वो तो मुलाकात तो कांग्रेस नेताओं के पास करने पहुंची हुई थी और शायद विलय की भी बात चल रही थी। अभी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो किसी को साथ लेकर नहीं चली, अब ऐसे ही लोगों को, ऐसी ही पार्टी को आप अपने साथ लाने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये इस तरीके की रणनीति से कैसे काम चलेगा? शर्मा जी, आप देख लीजिए, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो उस समय नीतीश कुमार जी का मुखर विरोध किसने किया था? केवल दो लोग थे, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी। अगर उन्होंने उस समय नीतीश कुमार जी को कन्वीनर बनने दिया होता, समन्वयक बनने दिया होता, तो भाजपा के या एनडीए की सरकार नहीं होती, क्योंकि जो सहयोग उनको मिला हुआ है जेडीयू का, वो उनको नहीं मिला होता। वो इतनी ऑटोक्रेटिक थी। इसके पहले जब इंडिया गठबंधन का ताउन हो रहा था, सभी सवाल तो दूसरा था, आप कहाँ उसको बिहार की तरफ मोड़ ले गए? हाँ,
मैं वहीं आ रहा हूँ ना, वहीं आ रहा हूँ, तो आपको बनाना पड़ता है, तारतम्यता तो लानी पड़ती है। तो उन्होंने ये किया कि इसके अलावा कहाँ तक ले जा रहे हैं गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ अपने को नहीं जोड़ा और इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी नहीं रखा। जब वोट चोरी और इसके साथ अन्य जो मामले हो रहे थे, एफआईआर का मामला हो रहा था। अब देखिए अब ट्रेन आपने कहाँ की पकड़ ली है, पहले ही बता दीजिए ना स्टेशन पर रुक के कि ये मामला था। आप क्यों विलय करा रहे हैं? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो किसी को साथ लेकर नहीं चलती हैं, फिर अपनी तरफ पार्टी में क्यों विलय कराने की नौबत आ गई? उसके बाद उनके पास कुछ चारा नहीं बचा। मैंने वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। जब समय था तब उन्होंने इंडिया गठबंधन को दरकिनार रखा। देखिए कांग्रेस दिशाहीन है। कौन सा बोल रहे, फिर मैं आपको बोलूंगा, फिर अच्छा लगेगा। दिशाहीन है या जो भी है वो आप तय नहीं करेंगे ना। आप तय नहीं कर सकते कि दिशाहीन है या क्या है। दिशाहीन होती तो 99 नहीं आ जाते, और हम 37 मिला के उत्तर प्रदेश में इस तरीके से दिशा नहीं है, तब तो आपका ये हालत है कि सारे कांग्रेस के लोगों को लेकर ही आपको सरकार बनानी पड़ रही है। तो सब छोड़िए, विषय ये है कि तब ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया, जब वो सत्ता से च्युत हो गई, हट गई, और जब वो अकेली पड़ गई, उनका गठबंधन, उनके साथी टूट के जाने लगे, तब उनको याद आई इंडिया गठबंधन की, तब उनको याद आई सोनिया गांधी की। चलो ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने मिश्रा जी। ठीक है विश्वनाथ जी, अब आप बताएं कि बंगाल में तो जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, साफ तौर पर दिख ही रहा है कि अब इस तरीके की जब गुंडागर्दी होती थी तो पहले तो नहीं होती थी कार्रवाई, लेकिन अब निश्चित तौर पर ये नजर आ रही है, जो हो रही है उसी पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो सपोर्ट कर रही थी टीएमसी को भी, जो बीते कुछ दिनों में हमने देखा भी है, मुलाकात की तस्वीरें भी, और भी शायद बात नहीं बन पाई इसलिए विलय नहीं हो पाया है। बहरहाल इन दो मुद्दों पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। प्रद्युम्न जी धन्यवाद। प्रद्युम्न जी देखिए, कांग्रेस को यह पता नहीं है कि उसे करना क्या है। उसे यह समझ नहीं आता है कि उनको इंडी अलायंस में रखना है कि नहीं रखना है। अगर रखना है तो किन शर्तों पर रखना है, ये समस्या जितने भी अलायंस के पार्टनर्स हैं उन सबके साथ है, कुछ नया नहीं। 77 तक कांग्रेस की सरकार थी वहां, 77 के बाद फिर 11 के में फिर जाकर के तब दीदी ने टेक ओवर किया, तक लेफ्ट चली है। तो सबने वहां अत्याचार, कांग्रेस का अत्याचार हुआ, उसके बाद लेफ्ट का अत्याचार हुआ, दीदी का अनाचार अत्याचार। तो अगर आप जनता के विरुद्ध जाएंगे, वहां बंगाली अस्मिता कहती है कि वो जिस पर विश्वास करती है आंख मूंद कर करती है, लेकिन जब आप अति करेंगे, अनर्थ करेंगे, अनाचार अत्याचार करेंगे, तो फिर वो पलट के ऐसा छोड़ती है कि फिर जिसे समूल नाश कहते हैं वो छोड़ कर देती है। ये बात समझना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ समस्या ये है, कांग्रेस ये समझ नहीं पा रहे। पहले प्रयास किया कि ठीक है, देखिए जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं इसमें कोई दो राय नहीं। अपराधियों, पश्चिम बंगाल एक फिट केस था गवर्नमेंट को टर्मिनेट करने का, लेकिन बीजेपी केंद्र की सरकार ने ये नहीं किया। ये अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने वाली ऐसी पार्टी हो उसको जाना चाहिए। ऐसी मुख्यमंत्री जो कानून को नहीं और संविधान को न मानती हो उसको जाना चाहिए। ये वही मुख्यमंत्री जो अपने डीजी को लेकर ईडी टीम को रोकने के लिए सामने जंप कर जाती है। मतलब ये इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है जब मुख्यमंत्री स्वयं आ जाए। परोक्ष रूप से तो जो कुछ होता है हुआ है थोड़ा बहुत, वो सब घटनाओं को छोड़ दीजिए। प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री स्वयं अपने डीजी को लेकर के केंद्रीय टीम को, जांच एजेंसियों का विरोध करने के लिए युद्ध मोड में आ जाए, ये भारतीय इतिहास का सबसे दुखद और शर्मनाक पन्ना था। मुझे लगता है इसलिए जो हुआ है वो ठीक है। अभी तो जांच शुरू हुई है। मुझे लगता है जांच चुनाव से पहले ही एनआईए, ईडी, सीबीआई, सीआईडी सभी एक्टिव हैं। सबको मालूम है उनके पास ढेर सारा काम है। उन सभी इश्यूज को उन्हें टेकअप करना है, उनकी जांच करनी है। जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सबूत जुटाने हैं और उनको they have to be taken to conclusive along with conclusive evidence। चलो ठीक है, अब समय कम है थोड़ा सा। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा टीएमसी जांच और गुंडाराज पर सवाल जो है वो यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। अब देखना होगा कि और कौन कौन सा चेहरा है जिस पर अब लगातार कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।